हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनना है आपको। एवं व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान साथ साथ चलते हैं। आधुनिक युग से पहले के समय को उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व में विभिन्न विभिन्न भागों में आपसी आदान प्रदान प्राचीन काल से ही होता रहा है। 17वीं सदी तक तो विश्व के देश आपस में काफी निकट आ चुके थे। इससे पहले के आदान प्रदान के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में रेशम मार्ग से चीनी पोटली तथा भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से के कपड़ों में मसालों संसार के दूसरे भाग में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातु यूरोप में एशिया में पहुंचाती थी। दूसरा है अमेरिकी महाद्वीप। आज से लगभग 500 साल पहले हमारे पास आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ नहीं थे। यह खाद्य पदार्थ कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद वहां से यहाँ पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के कीटाणुओं का उपयोग किया। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिक तथा सैनिकों अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। इस कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। अमेरिका के लोग सदियों तक बीमारी बाहरी संसार से अलग थलग रहते थे। उनमें चेचक एक ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः वे चेचक आसानी से शिकार हो गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे स्थानीय अमेरिका समुदाय का सफाया कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश सैनिक के पास चेचक से बचाव के पूरे साधन थे। उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्होंने महाद्वीप के विशाल भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने उपनिवेशकारों की विजय में बहुत बड़ी योगदान भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। क है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का क्या फैसला था। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान को छूने लगी थी और जनता परेशान हो उठी थी। अतः देश के उद्योगपतियों तथा साधारण नागरिक ने सरकार की कॉर्न लॉ को समाप्त करने पर विवश कर दिया। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाने लगा। विदेश से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव वीरान हो गए। गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडर पेस्ट नामक बीमारी के प्रभावों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी। वहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम थी। सदियों से वहाँ के लोग का जीवन कृषि और पालतू पशुओं के सहारे चल रहा था। वहाँ के लोगों का वेतन लेने या देने का अर्थ ही मालूम नहीं था। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश किया। वे अफ्रीका वासियों का वेतन पर लगाना चाहते थे, परंतु वहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट के आने के प्रभाव दुर्भाग्यवश 1880 के दशक में एशियाई देशों से आए जानवरों द्वारा रिडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। यह बीमारी जंगल की आग की भांति अफ्रीका महाद्वीप में फैलने लगी। 1892 ईस्वी तक यह बीमारी अंटार्कटिक तक जा पहुंची। रिडर पेस्ट में अफ्रीका महाद्वीप ने
90% मवेशियों को मार डाला। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीका वासियों की रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गई। उन्हें वेतन पर काम करने को विवश करने के लिए वहां के बागान स्वामियों, खान मालिकों तथा औपनिवेशिक सरकारों ने उनसे शेष बचे हुए पशुओं पर भी अधिकार कर लिया। इससे उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका पर अधिकार जमाने का सुनहरा अवसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम इसका व्याख्या करना है आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें हजारों सैनिक तथा आम नागरिकों मारे गए या घायल हुए। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी यानी उम्र आयु के पुरुष थे। परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। परिवार के कामकाजी सदस्य कम हो गए। कम हो जाने से परिवारों की आय कम हो गई, अतः अब औरतों को वे काम करने पड़ते थे जो पुरुष ही करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। आइए देख लेते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जिसका वर्णन इस प्रकार से का है। औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि वस्तु के निर्यात तथा तैयार माल के आयात पर आधारित थी। महामंदी के कारण यह व्यापार घटकर लगभग आधा रह गया। ख है भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें में भारी गिरावट आई। उदाहरण के लिए गेहूं की कीमत में लगभग 50% की कमी हो गई। ग है बंगाल में कच्चे जूट का उत्पादन होता था जिसने टाट तथा बोरियां बनाई जाती थी। विश्व महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया। इसमें पटसन की कीमतें में 60% से भी अधिक गिरावट आई। कई किसानों ने खुशहाल जीवन तथा अधिक लाभ के लिए कर्जे ले रखे थे। उपज का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण वे कर्ज में डूब गए और उनकी जमीन सुध खोरों के पास चली गई। उसके घर में जो भी गहने जेवर थे वे सब बिक गए। इससे ग्रामीण भारत में असंतोष तथा उथल पुथल पैदा हो गई। घ है भारत के शहरी क्षेत्र में महामंदी अधिक दुखदायी नहीं थी। कीमतें गिर जाने के बावजूद बहुत से लोग के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें वे लोग शामिल थे जिसकी आय निश्चित थी। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से जिसका जाल एक से अधिक देशों में फैला है। ऐसी कंपनियां सर्वप्रथम 1920 के दशक में स्थापित हुई। इनकी समस्या यह थी कि वे जिस देश में अपने उत्पाद को बेचना चाहती थी वहां उन्हें भारी आयात शुल्क देना पड़ता था। इससे उसके उत्पाद में महंगे हो जाते थे। अतः इन कंपनियों ने अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। एशियाई देश विकासशील थे और वहां श्रम बहुत ही सस्ता था। इस प्रकार वे अपना सामान कम लागत पर तैयार करने लगे और अपने माल को कम कीमत पर बेचने लगे। इससे उसके उत्पाद धड़ाधड़ बिकने लगे और विश्व बाजार पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला है इसका आंसर में क है मांस का निर्यात। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को देखने के लिए मांस व्यापार सबसे अच्छा उदाहरण है। तकनीक के अभाव में जीवित जानवरों का निर्यात किया जाता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी तथा इसमें अनेक समस्याएं थी, जैसे जानवरों का वजन कम हो जाना, मार्ग में उनका बीमार पड़ जाना अथवा मर जाना इत्यादि। परंतु तकनीक के विकास ने जहाज़ों को ठंडा रेफ्रिजरेशन रखना आसान बना दिया। फलस्वरूप जीवित जानवरों के स्थान पर अब उसका खाने योग्य मांस ही यूरोप में भेजे जाने लगा। इससे परिवहन खर्चा में कमी आ गई और विदेशों में मांस सस्ता मिलने लगा। ख है विभिन्न खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान। तकनीकी विकास से पूर्व विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आत्मनिर्भर थे, परंतु तकनीकी विकास से परिवहन के संसाधनों का तेजी से विकास हुआ। इसके कारण लोग विभिन्न देशों में आने जाने लगे। वे अपने साथ विभिन्न प्रकार की फसलें ले जाते थे। उदाहरण के लिए आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर आदि यूरोप और एशिया में अमेरिका महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। उसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी।
इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक दूसरे के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधी हुई थी। उदाहरण के लिए हम रुपया डॉलर को लेते हैं, $1 के बदले रुपया की संख्या निश्चित थी। डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था। $1 का मूल्य 35 आउंस सोने के बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, 1 मिनट ये भी देख लेते हैं। इसके साथ में क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीय से संबंधित एक उदाहरण दें और इससे बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो आइए इस सब का आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रवाह है। क है व्यापार का प्रवाह, ख है श्रम का प्रवाह, ग है पूंजी का प्रवाह। इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। व्यापार का प्रवाह, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक यह प्रवाह व्यापार वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। इन वस्तुओं में कपड़ा, कपास, मांस, कपास, गेहूं आदि शामिल थी। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत से बड़ी मात्रा में कच्चे कपास इंग्लैंड भेजे जाने लगे और वहां का तैयार कपड़ा भारत में आने लगा। इसका परिणाम स्वरूप भारत का परंपरागत कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। ख है श्रम का प्रभाव। श्रम के प्रभाव से व्यापार काम की तलाश में लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल में भारत से बहुत से गिरमिटिया मजदूरों को काम करने के लिए कैरिबियाई द्वीप अथवा अन्य देशों में ले जाया जाता था। वहां उन्हें कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था, उन्हें कड़ा श्रम करवाया जाता था। ग है पूंजी का प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह में लोग दूर दराज के प्रदेशों में पूंजी का निवेश करते हैं। यह निवेश अल्प अवधि के लिए हो सकता है और दीर्घ अवधि के लिए भी। उसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। उदाहरण के लिए भारत में अनेक विदेशी पूंजीपतियों ने खाने तथा बागानों आदि में पूंजी निवेश किया। उन्होंने रेलवे के विस्तार में बड़े बड़े ठेके लिए और खूब धन कमाए। 19वीं शताब्दी में ये 3 प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनका लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों का व्याख्या करें अथवा 1929 के आर्थिक मंदी के परिणामों की व्याख्या करें। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, 1929 में विश्व आर्थिक मंदी की लपेट में आ गया। इस मंदी का आरंभ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ। महामंदी के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला थे अति उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी थी। कृषि उत्पाद की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरने से किसानों की आय घटने लगी, अतः वे आय बढ़ाने के लिए पहले से अधिक उत्पादन करने लगे। वे सोचते थे कि भले ही उन्हें अपना उत्पादन कम कीमत पर बेचना पड़े, अधिक माल बेचकर वे अपना आय स्तर बना रख सकेंगे। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की बाढ़ आ गई तथा कीमतें और भी कम हो गई। खरीदार के अभाव में कृषि उपज परी की परी सड़ने लगी। ख, शेयरों के मूल्य में गिरावट। शेयरों के भाव एकदम गिर गए। कुछ कंपनियां के शेयर का मूल्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप जिन लोगों का शेयर में धन लगा था उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। ग है बैंकों का बंद होना। देश के हजारों बैंक बंद हो गए और कारखानेदारों को कारखाने में लगाने के लिए पूंजी न मिल सके। परिणाम यह हुआ कि कारखाने एकाएक बंद होने लगे और लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। घ है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो गई और जिसका बुरा प्रभाव तैयार माल की बिक्री पर पड़ा। धीरे धीरे विश्व के अन्य पूंजीवादी देशों में भी यही दूरसक चल पड़ा। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने गंभीर रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। सोना और हीरा कंपनियों पर नियंत्रक था। किसका नियंत्रक था? खनिज कौन लोग थे और उनका जीवन कैसा था? तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 19वीं सदी साम्राज्यवाद का युग था। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों तथा सिसिल रोड्स जैसे जम्बारों ने दक्षिण अफ्रीका के सोना तथा हीरा खानों पर अपना नियंत्रण कर लिया, परंतु इन खानों पर वास्तविक नियंत्रण उनके मातृ देशों का ही था। खानों में काम करने वाले खनिक स्थानीय लोग थे। उन्हें खानों में काम करते समय मौत से जूझना पड़ता था। खान दुर्घटना आम बात थी जिसमें सैकड़ों खनिक मारे जाते थे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 16वीं सदी में संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, उसके बीच आपसी आदान प्रदान बढ़ गया था, इस प्रकार वे एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, पटसन यानी जूट उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र आया है? स्पष्ट करें। इसमें जूट उत्पादक की कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल से बनिया अथवा व्यापारी के मुनाफे का जिक्र आया है, क्योंकि वे फसल से बहुत ही कम दाम देते थे। नेक्स्ट है, संपेक्ष में बताया कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई उसमें अर्थशास्त्रियों तथा राजनेता ने क्या सबक सीखे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, दो महादेशों के बीच संसार को भीषण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमानों पर बेरोजगारी फैल गई, अनेक कारखानों तथा बैंक बंद हो गए और शेयर बाजार धराशायी हो गया। इससे अर्थशास्त्रियों तथा राजनेताओं ने यह सबक सीखा कि अति उत्पादन बहुत ही खतरनाक है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।